नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाले साइंस। क्या पढ़ने वाले? साइंस। साइंस पढ़ने वाले प्यारे दोस्तों। साइंस में 5th एडिशन का है। क्या है? 5th एडिशन का बुक है SK झा सर का। किसका? SK झा सर का। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया गया है। आज 4 नंबर पढ़ाने वाले हैं। आज क्या है? उत्तक है। क्या? उत्तक, टिश्यू। आज टिश्यू पढ़ाने वाले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोगों को पर डे जैसा यहाँ से क्लास यहाँ से लेकर अगर आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा आपके पास और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? चलिए यहाँ से पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक क्या है बाइचैट क्या है बाइचैट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ था। किसे? टेक्सर से हुआ है। टेक्सर का अर्थ बुनना। क्या? बुनना होता है। टेक्सर का शब्द क्या होता है? बुनना होता है। फिर से रिपीट करते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू मतलब उत्तक। सर्वप्रथम उत्तक शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक। फ्रांस के कौन? शल्य चिकित्सक। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के शल्य चिकित्सक क्या है? बाइचैट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। टेक्सर का अर्थ बुनना है ना, वीव होता है। उत्तक शब्द एन ग्रू क्या है? उत्तक शब्द जो है एन ग्रे ने दिया था। एन ग्रे ने दिया था। अगला है मेयर। क्या है? मेयर ने 1819 में, कब? 1819 में हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का नाम किसने किया? तो मेयर ने किया। किसने किया प्यारे दोस्तों? तो मेयर ने किया। किसका? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया? मेयर ने। कब दिए? कब किया? 1819 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला है उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या है? उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो क्या है प्यारे दोस्तों? वैज्ञानिक जो है मार्सेलो मलपिघी ने की, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मलपिघी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मतलब हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी के पिता कहा जाता है मार्सेलो मलपिघी को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? उत्तक। उत्तक टिश्यू, इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और हिंदी में उत्तक। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो, उससे उत्तक टिश्यू कहा जाता है। क्या है? समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो, उसे उत्तक कहा जाता है। उसे उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, जब कोशिकाएं समूह में होती है, जब कोशिकाएं जो है समूह में होती है तो उसे उत्तक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसे अंतरकोशिकीय द्रव क्या है? अंतरकोशिकीय द्रव
क्या है इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में या सामूहिक रूप में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होता है। पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग क्या होता है? समान होता है। ठीक है, परंतु पौधा तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होता है। पौधा तथा जंतु के ऊतक जो है अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, परंतु अंग में कोशिकाओं होता है। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, परंतु अंग में कोशिकाओं होता है, भिन्न भिन्न होता है। कितना है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आगे, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? पादप ऊतक, जंतु ऊतक। कितने होते हैं? बोलिए आप लोग मेरे साथ में। पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू, और जंतु को ऊतक का एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलते आगे। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, यह दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होता है अस्थायी ऊतक, एक होता है विभज्योतिकी ऊतक। क्या है? विभज्योतिक ऊतक। तो क्या है प्यारे दोस्तों? तो चलिए, अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और विभज्योतिक ऊतक को क्या कहा जाता है? विभज्योतिकी ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिका, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिका लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो विभज्योतिक ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी ऊतक कहा जाता है। विभज्योतिकी ऊतक की कोशिका लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाता है, उसे अस्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है ना। अस्थायी ऊतक में जो है कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अस्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार होता है, जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। पहला है सरल ऊतक। क्या है? सरल ऊतक मतलब सिंपल टिश्यू। सरल ऊतक क्या है? सिंपल ऊतक। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। तीन प्रकार के ऊतक आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्यारे दोस्तों, तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। एक ये है, एक ये और एक ये है। पहला क्या है? यह पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू है। और कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या क्या है प्यारे दोस्तों? तो देख लीजिए, ए और बी है ना। तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू, इसमें सेल वाल होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में क्या है प्यारे दोस्तों? तो इसमें देख लीजिए, सेल वाल्स विथ लिगेंड्स स्टोन सेल है। ठीक है, लुमेन फाइबर इसमें पाया जाता है। ठीक है, किसमें? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में। चलिए नेक्स्ट, यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों? इस क्लास करने के बाद आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस अच्छा लग रहा है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? मृदु ऊतक। क्या है? मृदु ऊतक। क्या है? पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा मृदु ऊतक हिंदी में बोलते हैं।
क्या है अगला, एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं समव्यासी होती है। मृदूतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत एवं पतली मिट्टी वाली होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वाल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। पैरेन्काइमा ऊतक जो है जीवित कोशिका की बना होता है। किसका? जीवित कोशिका की। ठीक है। अगला है, यह ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेता है। यह ऊतक जो है क्या है? पैरेन्काइमा यह ऊतक जो है जाइलम और फ्लोएम के निर्माण से भी भाग लेता है। इस ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह जमा करके रखना है। ठीक है। अगला, जलीय पौधा का पैरेन्काइमा ऊतक वायुतक में बदल जाता है और वायु जलीय क्या है? वायुतक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। क्या है? जलीय पौधा का पैरेन्काइमा ऊतक वायुतक में बदल जाता है। वायुतक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। अगला है, यह ऊतक उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। नेक्स्ट, यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। अगला है, यह पौधों के भोजन संग्रहण करने वाले भागों में जड़ एवं तना पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। सब क्या है? यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भाग में जड़ एवं तना पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। ठीक है। नेक्स्ट, स्थूल कोण ऊतक क्या है? स्थूल कोण ऊतक क्या है? कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक में जो है कोशिकाएं जो है लंबी होती हैं। ठीक है। अगले, यह ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं। क्या? कमजोर पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है। तथा पौधों को प्रत्यास्थता प्रदान करता है। पौधों को प्रत्यास्थता प्रदान करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव होता है। बड़े वृक्षों में, बड़े जो पेड़ पौधे हैं उसमें इस ऊतक का क्या होता है? अभाव होता है। किसका? कोलेनकाइमा का। ठीक है। अगले, यह ऊतक पौधों के जड़ में अनुपस्थित होता है। यह ऊतक जो है पौधे के जड़ में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट, सेल्यूलोज के अधिकता के कारण इस कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है। अगले, यह पौधों के आंतरिक भाग की रक्षा करता है तथा पौधों को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट, अगला, दृढ़ कोण ऊतक है ना, स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। जिसके किनारे क्या होता है? किनारे नुकीले होते हैं। ठीक है। यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होते हैं। किसके? तंतु के समान होते हैं। ठीक है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वाल पर क्या है? लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था एडल्ट स्टेज में यह कोशिका मृत हो जाती है। क्या है? एडल्ट स्टेज में मृत हो जाती है कोशिका। यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। यह पत्तियों के वीनस फलों के अवस्था तथा भित्ति बीज का आवरण का निर्माण करता है। अगला, यह बीज के कठोर कवच तथा नोट्स में पाया जाता है। क्या? यह बीज के कठोर कवच तथा क्या नट्स में पाया जाता है। नोट्स में क्या है प्यारे दोस्तों? नोट में है कि पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा भोज्य पदार्थ का संग्रह है। पैरेन्काइमा भोज्य पदार्थ का संग्रह है और कोलेनकाइमा लचीलापन तनन सामर्थ्य है। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ता मुख्य रूप से, लचीलापन आंशिकी रूप से होता है। ठीक है।
अगले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है अगला है प्यारे दोस्तों बी का 473 नंबर पेज है। ठीक है, जूम करते हैं। बी नंबर है जटिल ऊतक। क्या है? जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। जटिल ऊतक के निर्माण जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह 2 प्रकार के होता है। जटिल ऊतक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे दोस्तों? क्या कॉम्प्लेक्स फर्मेंट टिश्यू, सॉरी प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या परमानेंट टिश्यू है? जाइलम है और फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है और जाइलम है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ से जो है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे से यहाँ जा रहा है क्या? वाटर जा रहा है। क्या जा रहा है? यहाँ से इसके पानी का रिसाव हो रहा है, इसका पानी मिल रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या पानी मिल रहा है, जड़ से पानी मिला है और यहाँ से इसका क्या है, ऊपर से नीचे की ओर इसका भोजन मिल रहा है। क्या मिला है? भोजन मिल रहा है। यहाँ जड़ में मिला है ऊपर से और नीचे से पानी जा रहा है। देख रहे हैं ना, इधर से पानी का रिसाव हो रहा है, जा रहा है, और इधर से भोजन मिल रहा है नीचे, जड़ के नीचे। फूड है, फूड मतलब क्या था? भोजन। ठीक है, और वाटर मतलब पानी होता है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जाइलम। क्या है? जाइलम। इसे वुड भी कहा जाता है। क्या? वुड। क्या? वुड। इसे वुड भी कहते हैं। सभी कोशिका कई इकाई के रूप में कार्य करता है। सभी कोशिका कई इकाई के रूप में कार्य करता है। जाइलम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जाइलम जो है ऊतक 4 प्रकार के कोशिका, वो क्या है? वाहिनिकाय, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक का बना होता है। किसका? मृदुतक का बना होता है। नेक्स्ट, इस ऊतक का सर्वप्रमुख काम है जल का संवहन करना। इसके अलावा यह पौधों को यांत्रिक सहायता तथा भोजन संग्रह भी करता है। अगला है जाइलम ऊतक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी मृत होती है। क्या है? जाइलम ऊतक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी मृत होती है। नेक्स्ट, इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट, सभी कोशिका। क्या है प्यारे दोस्तों? सभी कोशिका कई इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कई इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और जाइलम ऊतक 4 प्रकार के कोशिका वाहिनिकाय, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक का बना होता है। प्यारे दोस्तों लगता है फिर से रिपीट हो गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस ऊतक का सर्वप्रमुख काम है जल का संवहन करना। इसके अलावा यह पौधों को यांत्रिक सहायता तथा भोजन संग्रहण भी करता है। चलिए, जाइलम ऊतक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी मृत होती है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। क्या? चालन ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नोट में वाहिकाय जाइलम तंतु, वाहिकाय जाइलम तंतु है ना, पौधा का यांत्रिक सहायता देता है। वाहिकाय जाइलम तंतु जो है पौधा का यांत्रिक जो है सहायता देता है। जाइलम मृदुतक भोजन का संग्रहण करता है। जाइलम मृदुतक जो है भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। वाहिनिकाय। क्या है? वाहिनिकाय जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना का क्या है? पहुंचाता है। ठीक है, अगले पौधों में उपस्थित पौधों में उपस्थित का संग्रह पुराने जाइलम होता है। क्या? पुराने जाइलम होता है।
पौधों में उपस्थित का संग्रह पुराने जाइलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है हमको, ठीक है, बाद में देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। पादप सूचनाओं का संवहन क्या है? पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। किसके? वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा क्या है? करता है। ठीक है, अगला। पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। पादप कोशिका का आकार जो है, आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। फ्लोएम का जो है निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका से समान संरचना होती है जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम ऊतक का बास्टक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे। फ्लोएम का निर्माण चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदु ऊतक एवं फ्लोएम तंतु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट। इन्हें आधार तंतु भी कहा जाता है। क्या? आधार तंतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट। फ्लोएम तंतु क्या? अलसी व पटसन जैसे पौधे में रेशों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है? सिव ट्यूब। क्या है? SIEVE सिव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? सिव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट नोट। क्या प्यारे दोस्तों? नोट है। क्या? नोट है। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्या? बंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पैरेन्काइमा जो है भोजन का क्या करता है? संग्रह करता है। नेक्स्ट, फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन क्या है? परिवहन करता है। नेक्स्ट, सब NCERT क्वेश्चन में पूछा गया, NCERT बुक में। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चुस्क या प्रेरक बल द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है कर्षण जाइलम में जल की गति चुस्क या प्रेरक बल द्वारा होता है। नेक्स्ट दूसरा, विभाज्योतिकी ऊतक है ना, विभाज्योतिकी ऊतक। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं क्या है? विभाजन करती है। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अगला है, अगला क्या है? इंटरसेलरी। क्या है? कैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगला है लैटरल मेरिस्टेम। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख लिए ऊपर का और सेकेंड और थर्ड देख लिए, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगला है शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक जो है एपिकल। क्या है? इसको कहा जाता है इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह पौधों के शरीर भागों में पाया जाता है। शीर्ष विभाज्योतक जो है यह पौधे के शीर्ष भागों में, ऊपर वाला भाग में जो है पाया जाता है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है।
शीर्ष विभाज्योतक से पौधों की लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, पौधों की लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पौधों की लंबाई जैसे ही बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्या, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर, अंतवेशीय, क्या अंतवेशीय विभाज्योतक मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट, यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। क्या है, अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। नेक्स्ट अगला है पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक। पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक कहा जाता है। ठीक है, यह पौधों के जड़ तथा ताना के किनारे में पाया जाता है। पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक जो है जड़, पौधों के जड़ तथा ताना के किनारे में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके द्वारा पौधों की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। इसके जो है ना, पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक मतलब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा पौधों की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है एधा। क्या है, एधा या कॉम्बियम तथा कॉर्क कॉम्बियम पार्श्वीय विभाज्य के उदाहरण है। ठीक है, पार्श्वीय विभाज्य के उदाहरण है। नेक्स्ट, पौधों का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। इस उत्तक को कैम्बियम भी कहा जाता है। इस उत्तक को क्या कहा जाता है, कैम्बियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नोट में देख लीजिए, द्वितीयक वृद्धि क्या है प्यारे दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि द्वारा बने वार्षिक वलय से पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। क्या है प्यारे दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि द्वारा बने वार्षिक वलय से पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला है कैम्बियम की कार्य विधि मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है। क्या है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है कैम्बियम की कार्य। ठीक है, अगले हैं वसंत ऋतु। कैम्बियम में इसकी कार्य विधि तेज एवं शीत ऋतु में मंद होती है। वसंत ऋतु कैम्बियम में इसकी कार्य विधि तेज एवं शीत ऋतु में मंद होती है। वसंत ऋतु में क्या होता है, तेज होता है, लेकिन शीत ऋतु में क्या होता है, मंद होती है। किसका, कैम्बियम की कार्य। ठीक है, अगला पौधा में द्रव के रूप में जल हानि बिंदु स्राव तथा जल वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या है, पौधों में द्रव के रूप में जल हानि बिंदु स्राव तथा जल वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा क्षेत्र जहां मौसम सालों भर समान रहता है। ऐसा क्षेत्र जहां मौसम सालों भर समान रहता है वहां के पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनते हैं, जैसे समुद्र के आसपास उगने वाले पौधा। क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां मौसम सालों भर समान रहता है। मौसम जो है सालों भर क्या होता है, एक समान रहता है ना। वहाँ के पौधा में वार्षिक वलय जो है नहीं बनते हैं, जैसे समुद्र के आसपास उगने वाले पौधा जो है सालों भर क्या होता है, समान रहता है
है ना, समुद्र के आसपास उगने वाले पौधा जो होता है क्या होता है, समान रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्या है, मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस में क्यूटिल नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा, क्यूटिल नामक, क्या क्यूटिल नामक रसायन पाया जाता है मरुस्थलीय पौधों में। क्या है, एपिडर्मिस में क्यूटिल नामक रसायन पाया जाता है जो पौधों में जल हानि को रोकता है। पौधों में क्या होता है, जल हानि को रोकता है। नेक्स्ट, कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन के कारण सभी कोशिका मृत्यु होती है। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन के कारण सभी कोशिका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। सब एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, परीक्षा दृष्टि क्या है, परीक्षा दृष्टि है, उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। एकदम क्वेश्चन एकदम आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में, उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो क्या औतिकी शाखा में किया जाता है, जिसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी के हिंदी में औतिकी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, मतलब फादर जो है औतिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो मार्सेलो क्या है, मेलपीधी को कहा जाता है। मार्सेलो मेलपीधी को कहा जाता है, याद रखिएगा। फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपीधी को कहा जाता है। ठीक है, अगले, पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है, वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है, तो शीर्षस्थ क्या है, शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा होता है। उसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है, मेरिस्टेम, क्या है, मेरिस्टेम कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैम्बियम तथा कॉर्क। कैम्बियम तथा कॉर्क, कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं। पार्श्वीय विभाज्य के लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगला है, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से होता है। नेक्स्ट, चालनी नलिकाएं। क्या है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है प्यारे दोस्तों, तो फ्लोएम में पाया जाता है। कहाँ, फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं। किस ऊतक में एकत्र होते हैं, तो मृदूतक में, पैरेन्काइमा में। किसमें, मृदूतक में, मृदूतक में या पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन बंडल का उद्गम होता है। संवहन बंडल का उद्गम होता है रंभजन। क्या, रंभजन से होता है, रंभजन से होता है। नेक्स्ट, अगला है बी में, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर का निर्माण 4 प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है। जंतुओं का निर्माण जो है 4 प्रकार के ऊतकों से होता है। पहला है उपकला ऊतक। क्या है, उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू। क्या है, इपिथेलियल टिश्यू। अगला है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अगला है पेशी ऊतक। क्या है, मस्कुलर टिश्यू। क्या है, मस्कुलर टिश्यू। अगला है तंत्रिका ऊतक। क्या है, तंत्रिका ऊतक। इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे, नर्वस टिश्यू। क्या है, नर्वस। क्या है, नर्व्यूस, NERVOUS, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देख लिए,
उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के खुली सतहों, क्या खुली सतहों, ओपन सरफेस, क्या सरफेस मतलब सतह, ओपन मतलब खुली, मतलब ओपन सरफेस मतलब खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है उपकला ऊतक। कौन करता है? उपकला ऊतक। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। अगला है त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे आहार नली, फूड पाइप, त्वचा का बाहरी आवरण, श्वसन नली, वायुकोश, ईयर सैक्स, वायुकोश, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, अंडवाहिनी, क्या है? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, वृक्क नलिका, किडनी, ट्यूबवेल, क्या ट्यूबल्स, ईटीसी मतलब इत्यादि। स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। क्या करता है? आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है उपकला कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट अगला है दूसरा नंबर संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। उससे क्या कहा जाता है? हिस्टामाइन। क्या है? हिस्टामाइन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लसिका है ना, लसिका तथा फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिका के चारों तरफ घेरा बनाता है। नेक्स्ट, एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशी क्या है? मांसपेशी या दो हड्डी को आपस में जोड़ता है। एरियोलर ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एरियोलर ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये मांसपेशी हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। ये क्या है? तो लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट है। लिगामेंट और लिगामेंट, लिगामेंट और लिगामेंट दोनों लिगामेंट है, ठीक है। चलिए, दोनों लिगामेंट है। चलिए आगे। पहला है कंडरा, टेंडोन। क्या है? टेंडोन। इसका निर्माण श्वेत तंतु व्हाइट फाइबर, क्या है? व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है जो क्या है? कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होती है। क्या है? कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगला है यह मांसपेशी को हड्डी से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह अधिक मजबूत एवं आंशिक कम लचीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? स्नायु है ना, स्नायु। लिगामेंट, क्या है? लिगामेंट। स्नायु मतलब लिगामेंट, स्नायु मतलब लिगामेंट। इसका निर्माण पीला तंतु येलो फाइबर के द्वारा होता है। स्नायु का निर्माण जो है येलो फाइबर के द्वारा होता है जो इलेस्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। क्या है? इलेस्टिन प्रोटीन से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एक प्रत्यास्थ इलास्टिक तथा लचीली फ्लेक्सिबल, क्या है? फ्लेक्सिबल संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? लिगामेंट के द्वारा हड्डियों से जुड़ी
रहती है। यह एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है। यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट, यह पीले रंग का होता है। क्या होता है? पीले रंग का होता है। क्या होता है पीले रंग का? तो स्नायु होता है। क्या? स्नायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नोट में देख लेते हैं। एरियोला ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। क्या है प्यारे दोस्तों? एरियोला ऊतक की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। कौन? एरियोला ऊतक। यह एरियोला ऊतक में पाए जाने वाला कोशिका है। क्या है? कोशिका है। नेक्स्ट, इस कोशिका से निम्न पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? निम्न पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है प्यारे दोस्तों, हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोटीन, हिस्टामिन या प्रोटीन रुधिर वाहिका को फैलाता है। प्रोटीन जो है रुधिर मतलब रक्त वाहिका को फैलाता है। ठीक है। हिपैरिन, हिपैरिन मतलब कार्बोहाइड्रेट। हिपैरिन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हिपैरिन। कौन रोकता है? हिपैरिन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगला है सीरोटिनिन। क्या है? सीरोटिनिन। सीरोटिन प्रोटीन को कहा जाता है। रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। क्या? सिकुड़न लाता है। रुधिर वाहिनी में जो है सिकुड़न लाता है। कौन? सीरोटिनिन। चलते हैं नेक्स्ट, कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक मतलब स्केलेटल। क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है। हड्डियों का निर्माण जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कोशिका द्वारा होता है। ठीक है। जिसे हम क्या है? ओएस्टायोसिस्ट क्या कहते हैं? ओएस्टायोसाइट कहा जाता है। ओएस्टायोसाइट कहा जाता है। ठीक है। क्या है? स्केलेटल टिश्यू बोन के बाहर, बोन मतलब हड्डी, बोन के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। क्या? पेरियोस्टियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। हड्डी जो है एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट, छिद्रों के द्वारा रक्त वाहिनी ब्लड क्या है? वेसल्स तथा तंत्रिका नर्वस हड्डी के अंदर प्रवेश करता है, जिससे तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स तथा रक्त का बहाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है ना। हड्डियों का निर्माण जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, जिसे इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या? इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक जो है उसके द्वारा होता है। ठीक है। इसलिए हड्डियों को कैल्शियम तथा फास्फेट के जमा होने वाले अंग के रूप में जाना जाता है। क्या? कैल्शियम तथा फास्फेट, क्या? फास्फेट के जमा होने वाले अंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि। ये सब क्या है? हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का सुरक्षा प्रदान की जाती है। हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि। ठीक है। अगले हैं, हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना, नलीनुमा संरचना पाई जाती है। हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? एक छिद्रनुमा पाया जाता है, एक छिद्रनुमा संरचना और या नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे हैवेरेसियन, क्या है? हैवेरेसियन कैनल कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन, हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिससे बोन मैरो
मैरो अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, बोन मैरो अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा मतलब पीला अस्थि मज्जा। यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है। येलो बोन मैरो जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है। कहाँ? छिद्र में पाया जाता है। इसके द्वारा WBC का निर्माण किया जाता है। क्या है? पीला अस्थि मज्जा में येलो बोन मैरो में WBC का निर्माण होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है। W से व्हाइट, B से ब्लड, C से सेल। अगला येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है। नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है येलो बोन मैरो अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ येलो बोन मैरो की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तैसे तैसे क्या होगा? तो क्या होगा? येलो बोन मैरो की मात्रा बढ़ते जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, ये लाल जो है अस्थि मज्जा है। देख लीजिए यहाँ से, है ना। चलिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता था। यह बचपन में जो है लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता था। देखते हैं लाल मैरो, यह देखिए बीच में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे में पाया जाता है। लाल अस्थि मज्जा जो है, रेड बोन मैरो जो है, ये क्या है? उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे में पाया जाता है। लंबी हड्डी जो है उसको किनारे में पाया जाता था। इसके द्वारा RBC, है ना, रेड RBC मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल तथा प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता था। किसके द्वारा? तो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, है ना। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के द्वारा क्या है? RBC का क्या है? निर्माण किया जाता था। प्लेटलेट्स का निर्माण भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था में बच्चों का RBC का निर्माण लीवर में होता है। क्वेश्चन आएगा कि गर्भावस्था में बच्चों का RBC का निर्माण किसके द्वारा होता है? कहाँ होता है? क्या है? गर्भावस्था में बच्चों का RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ? लीवर या यकृत, एक ही चीज़ हुआ, लीवर में होता है। आप लोग मारिएगा कहाँ? लीवर। आप लोग पॉइंट अगर लिखते चलते तो लिखते चलिए, नहीं तो आप एक बार में तो 2 बार जरूर वीडियो को आप देख सकते हैं। और स्किप करके वीडियो कभी नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला उपास्थि। क्या है? उपास्थि मतलब क्या है? कैरिटिलेज। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। क्या? कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि के बाहर एक आवरण कवर पाया जाता है जिससे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। उपास्थि के बाहर एक आवरण कवर पाया जाता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिससे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियन प्रोटीन कहा जाता है। क्या? कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है उपास्थि में छिद्र नहीं पाया जाता है जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका नर्व्स का प्रसार नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स
तथा तंत्रिका नर्व्स के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। जैसे नाक का अग्र मतलब अगला भाग, अग्र मतलब अगला भाग, कान का बाहरी भाग, हवा की नली, सब आएगा। नोट में संपूर्ण रूप से उपास्थि से बना कंकाल सार्क का होता है। क्या है? संपूर्ण रूप से उपास्थि से बना कंकाल का सार्क जो है सार्क का होता है। नेक्स्ट अगला है वसीय ऊतक, है ना। वसीय ऊतक मतलब एडिपोज टिश्यू। क्या है? एडिपोज टिश्यू। इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू का निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जाता है ना। एडिपोज टिश्यू वसा की बूंदों के आकार के आधार पर एडिपोज टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वाइट एडिपोज टिश्यू। क्या होता है? वाइट मतलब उजला होता है, उजला, है ना। वाइट एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती हैं। वाइट एडिपोज टिश्यू में वसा की बूंदें बड़ी होती हैं। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मेरो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ पाया जाता है। क्या? चारों तरफ पाया जाता है। अगले हैं सेकेंड, क्या? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन मतलब भूरा होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, भूरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसमें वसा की बूंदें छोटी होती है। क्या होता है? छोटी होती है। इस एडिपोज टिश्यू में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे शरीर गर्म रहता है। क्या है प्यारे दोस्तों? इस एडिपोज टिश्यू में, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे शरीर गर्म रहता है। जिससे क्या होता है? ऊर्जा प्रदान होगा तो शरीर क्या होगा? गर्म रहेगा। किसके कारण? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है। अगला ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। बच्चों में जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। ठीक है। डी, तरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या है? मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। इसके मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक की मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, रक्त, ब्लड। क्या होता है? ब्लड। दो प्रकार का होता है, रक्त, ब्लड। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल भाग मैट्रिक्स, क्या है? मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है। प्लाज्मा जो है अपशिष्ट का वहन करता है। अगला है प्यारे दोस्तों, रक्त पोषक तत्व हार्मोन O2 ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट